पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बड़ी मुलाकात में आतंकवाद, व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका की 21 कंपनियों के सीईओ से की पीएम मोदी ने बैठक में बोले भारत के विकास पर पूरी दुनिया की नजर। करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में लापरवाही से हुई मौत। लाइट चले जाने से अंधेरे में चौथी मंजिल से गिरा मरीज, मौके पर हुई मौत। किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस को सुभाष बराला का जवाब। कहा स्वामीनाथन लागू करने के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष थे हुड्डा, तो क्यों नहीं रिपोर्ट हुई लागू। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। मस्जिदों में अदा की जा रही है ईद की नमाज। पीएम मोदी ने भी दी ईद की मुबारकबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ निशा चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सोमवार को होने वाली मुलाकात पर दोनों देशों के साथ साथ दुनिया की भी निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सोमवार को जब वह अपने सच्चे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे तो रणनीति मुद्दों पर चर्चा होगी। ट्रंप ने ट्वीट किया, भारत के प्रधानमंत्री का सोमवार को व्हाइट हाउस में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। सच्चे मित्र के साथ अहम रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। जवाब में मोदी ने गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत स्वागत के लिए ट्रंप के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि वह भी व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक और चर्चा के लिए उत्सुक हैं। दरअसल दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत के दौरान रक्षा सहयोग, आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाना, असैन्य परमाणु समझौते, आतंकवाद से निपटने पर सहयोग, भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग पर चर्चाएं तथा H-1B कार्य वीजा को लेकर भारत की चिंताओं आदि पर चर्चा होगी। इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात से पहले अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वह मोदी से भारत में व्यापार और निवेश की बाधाओं को दूर करने के लिए सही रास्ते अपनाने को कहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेशी दौरे के चलते वॉशिंगटन के होटल विलार्ड इंटरकंटिनेंटल में दिग्गज कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ गोलमेज बैठक की। यह बैठक सवा घंटे से ज्यादा समय तक चली। इस दौरान मोदी के मेक इन इंडिया और ट्रंप के फर्स्ट अमेरिकी नीतियों के बीच तालमेल बैठाने को लेकर अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से बातचीत हुई। मोदी के इस दौरे में कारोबार और जीएसटी मुद्दे पर भी निवेशकों से बातचीत शीर्ष एजेंडे में है। मोदी के साथ बैठक में एडोब, अमेजन, अमेरिकी टावर कॉरपोरेशन, एप्पल, कैटरपिलर, गूगल, मरियोट और इंटरनेशनल जॉनसन एंड जॉनसन, मास्टरकार्ड, बारबर्ग, पिंचूज और कार्लिले ग्रुप समेत 21 कंपनियों के सीईओ मौजूद रहे। इससे पहले अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर बेहद उत्साहित दिखे। इस बैठक का मकसद भारत में निवेश को प्रोत्साहित था। दरअसल जीएसटी को लेकर विदेशी निवेशकों में तमाम आशंकाएं थी। ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इससे निवेशकों को जीएसटी को समझने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेशी दौरे के दूसरे पड़ाव पर अमेरिका के वाशिंगटन पहुंचे, जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ चीन को चेताया। उन्होंने कहा कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो दुनिया को हमारी ताकत का पता चल जाता है। विश्व के किसी देश ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि भारत ने यह समझा दिया है कि हम शांति प्रिय हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून से बंधे हुए हैं। हम वैश्विक व्यवस्था को तहस नहस नहीं करते हैं, जिसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मानव जात के ऊपर दुश्मन है। विश्व के कई देश जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले,
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर दलित कार्ड की राजनीति एनडीए और यूपीए दोनों तरफ से देखने को मिली। अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर के जरिए एक वीडियो जारी करके मीरा कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। सुषमा ने इस वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि जब मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर थी तो वह विपक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। यानी कि एक तरह से सुषमा ने मीरा कुमार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कर रहे हैं नहीं अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कोयला सरकार की जागीर है? ये राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति है और इस राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति को जिस बेदर्दी से उन्होंने लूटने का काम किया है और उसके बाद जब जांच हो रही थी तो स्वयं मंत्री ने अपने कमरे में बुलाकर कोयला मंत्रालय के अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और उसके बाद जवाब। ईद के त्योहार के मौके पर भी कश्मीर में पत्थरबाज अपनी हरकत से बाज नहीं आए। कश्मीर के कई इलाकों में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। अनंतनाग की जंगला मंडी में लोगों ने सीआरपीएफ कैंप पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद फोर्स ने उन पर आंसू गैस भी छोड़ी। पत्थरबाज वहां पर मूसा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। ईदगाह के पास पत्थरबाजी के दौरान 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए हैं। इसके अलावा घाटी में कई जगहों पर पत्थरबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया टुडे द्वारा पत्थरबाजों पर किए गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार कश्मीर का माहौल बिगड़ा है। अभी हाल ही में कश्मीर के नौहट्टा में नमाज के दौरान ड्यूटी कर रहे डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी, जिससे माहौल बिगड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 56 घंटे चले ऑपरेशन प्रहार में 24 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया। इस ऑपरेशन में 3 जवान शहीद हुए और 7 जवान घायल हुए। पुलिस के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में कई बड़े कमांडर भी शामिल हो सकते हैं। इस ऑपरेशन ने नक्सलियों को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। रविवार को बीजापुर के तर्रेम में हुए 2 आईईडी विस्फोट में 3 जवान घायल हुए तो एक जवान के पैर में गोली लगी, जिसको रेस्क्यू किया गया है, जिसमें आईईडी विस्फोट पर भाग रहे एक नक्सली को जवानों ने मौके पर ही मार गिराया। इस ऑपरेशन को एसटीएफ, डीआरजी और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। इसे 2 जिलों बीजापुर और सुकमा में एक साथ शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रोपवे का केबल टूटने से बड़ा हादसा हो गया। रोपवे का केबल टूटने से केबिन गिर गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 सदस्य और स्थानीय गाइड शामिल हैं। घाटी में गुलमर्ग पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यहाँ भारी संख्या में पर्यटक पहुँचते रहते हैं। बताया जा रहा है कि तेज हवा की वजह से एक पेड़ गोंडोला केबल पर गिरा, जिससे वह टूट गया और एक ही परिवार के 4 सदस्यों और 3 टूरिस्ट गाइडों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले पर्यटक दिल्ली के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में लापरवाही के कारण एक मरीज की दर्दनाक मौत हो गई। रविवार देर रात बता दें आपको, लाइट चले जाने से हॉस्पिटल में अंधेरा छा गया। तभी करीब 45 साल के मरीज दयाराम की 4थी मंजिल से गिर जाने से मौत हो गई। आनन फानन में डॉक्टर्स और सिक्योरिटी स्टाफ मौके पर पहुंचे और शव को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने से थाना सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। यहाँ बता दें कि लाइट की समस्या और लाइट जाते ही जनरेटर न चलना, ये समस्या शुरू से ही बनी हुई है, जिस बारे में कई बार कल्पना चावला कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप को भी बताया जा चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही व सुनवाई नहीं हुई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगर आपने अपनी कीमती चीजें बैंक के लॉकर में रखी हुई हैं तो ये खबर आपके लिए है,
क्योंकि लॉकर में रखी आपकी पूंजी यहाँ भी सेफ नहीं है। अगर किसी सरकारी बैंक के लॉकर में जमा की गई आपकी कीमती चीजें चोरी हो जाती है या फिर कोई हादसा हो जाता है तो इसके बदले में बैंक से किसी कॉम्पनसेशन की उम्मीद ना करें। दरअसल रिजर्व बैंक की तरफ से साफ कर दिया गया है कि लॉकर में रखे सामान के नुकसान के लिए बैंक किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं होगा। आरबीआई ने ये जवाब एक आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी पर दिया। आरबीआई ने आरटीआई के जवाब में साफ कहा है कि बैंकों को लॉकर को लेकर ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर कोई दिशा निर्देश या सलाह जारी नहीं की गई है। यही नहीं, आरटीआई के जवाब में सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने भी कोई भी जिम्मेदारी लेने से हाथ खड़े कर दिए। इन बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक और अन्य शामिल हैं। इन बैंकों ने कहा है कि लॉकर को लेकर उनके और ग्राहकों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा मकान मालिक और किराएदार का होता है। इसलिए लॉकर में रखे किसी भी सामान के नुकसान के लिए ग्राहक ही जिम्मेदार है, न कि बैंक। आरबीआई के नियमानुसार लॉकर में क्या है इसके बारे में बैंक भी नहीं जानते। ऐसे में भरपाई का कोई तरीका नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में ग्राहकों को कोर्ट से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके लिए ग्राहक को लॉकर में रखे गए सामान का सबूत और बैंक की लापरवाही को साबित करना होता है। इसके बाद ही खाताधारक को बैंक हर्जाने स्वरूप अपने इंश्योरेंस में मिली राशि में से हर्जाना देती है। अब आपको बताते हैं कि लॉकर लेते समय किन बातों का ध्यान रखें। लॉकर लेते वक्त जांच लें कि लॉकर पर सील लगी हो और ताला नया हो। लॉकर में रखी सभी चीजों की सूची अपने पास रखें और हर बार लॉकर ऑपरेट करने की तारीख के हिसाब से चीजों की सूची में फेरबदल नोट कर लें। जहां तक मुमकिन हो चीजों की खरीद की रसीद अपने पास रखें। लॉकर का इस्तेमाल बैंक कर्मचारी के लॉकर रूम से बाहर जाने के बाद करें। लॉकर को बंद करने से पहले ये जांच लें कि वो सही से बंद हुआ है या नहीं। लॉकर का इस्तेमाल एक नियमित अंतराल पर करते रहे, इसे लंबे अरसे तक ना टालें। बैंक के किसी भी नोटिस की अनदेखी ना करें। ये खबर उन लोगों के लिए बेहद निराशाजनक है जो अपने कीमती सामान के लिए अपने घर से ज्यादा सुरक्षित बैंक लॉकर को मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 7। टोहाना में सीनियर सिटीजन परिषद के सदस्यों से मुलाकात करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बराला ने कहा कि हुड्डा सरकार में कांग्रेस व उनके दलालों ने मिलकर भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीनें लूटी गईं। आज वे लोग किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। साथ ही सुभाष बराला ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए INLD से समर्थन मांगते हुए कहा कि INLD शुरू से ही कांग्रेस की विरोधी रही है और NDA का साथ दिया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को ही अपना समर्थन देंगे। बलदेव सिंह, गजन सिंह, सम्मान दिया। जनता सब जानती है। अब 2.5 साल पहले जिन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया है, आज वो 2.5 साल में किसानों का मसीहा बनने का ढोंग रचते हैं। तो जनता हर चीज़ को बहुत गहराई से देखती है। जनता ने ये भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में थी, किस प्रकार से सेक्शन 4(6) लगा करके किसान को जमीन अधिग्रहण का डर दिखा करके कांग्रेस पार्टी के जो इस प्रकार के दलाल लोग बैठे थे वो किसान की ज़मीन को कौड़ियों के भाव पर ले लेते थे। आज जो लोग डॉक्टर स्वामीनाथन की जो घोषणाएं हैं उनको लागू करने की बात करते हैं, यही वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को ध्यान करने के लिए, अध्ययन करने के लिए और उसके आधार पर सिफारिश करने के लिए उनको नेतृत्व सौंपा था, उनको जुम्मा सौंपा था। उस समिति के अध्यक्ष थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने तब, मैं भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेतृत्व से ये अपील करूँगा कि जिस प्रकार से पूर्व में उनका एक राजनीतिक दिशा उन्होंने हमेशा से जो अपनाई है वो कांग्रेस के विरोध में, और कभी भी वो कांग्रेस के साथ आज तक गए नहीं हैं।
पूर्व में जब एनडीए था देश में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय में भी वो एनडीए के साथ थे। उससे पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने मिल करके काम किया है। इस नाते एक बड़ा चुनाव देश के अंदर राष्ट्रपति जी का चुनाव है। इस चुनाव में वो एनडीए के उम्मीदवार श्रीमान रामनाथ कोविंद जी का समर्थन करें। मैं उनसे अपील भी करता हूँ, अपेक्षा भी उनसे है कि वो हर हालत में एनडीए के साथ खड़े नजर आए। बहादुरगढ़ के गोयला कला गांव में देर रात एक समारोह में मामूली विवाद के बाद दो परिवारों में जमकर गोलियां चली। इस गोलीबारी में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों के शवों को बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दोनों तरफ से करीब 20 राउंड गोलियां चलाई गई। सरेआम हुई इस गोलीबारी के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए सामान्य अस्पताल और गांव में पुलिस बल भी तैनात है। हरियाणा के पुलिस विभाग में पुलिस भर्ती में हो रही धांधलेबाजी को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस भर्ती के प्रतिभागियों का मेडिकल चेकअप पानीपत के सिविल अस्पताल में हुआ। मेडिकल चेकअप 2 दिन तक चलेगा। सामान्य अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल ने बताया कि सभी मेडिकल चेकअप के लिए जरूरत के सभी डॉक्टर को बुला लिया गया है। मेडिकल करवाने आए प्रतिभागियों का कहना है कि उम्मीदवारों की भर्ती में किसी भी तरह धांधली नहीं हो रही है। बिल्कुल फेयर भर्ती हो रही है इस सरकार में, बिल्कुल फेयर काम है। कोई किसी की धांधलीबाजी नहीं है, न किसी ऑफिसर, कोई किसी की 1% भी नहीं चल रही सर। बिल्कुल फेयर काम। सालासर धाम में बालाजी मंदिर के दर्शन कर लौट रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। हादसा राजस्थान में चुरू के पास हुआ। पूरा परिवार राजस्थान के बालाजी मंदिर के दर्शन करने गए थे। परिवार दर्शन करने के बाद वापस लौट रहा था कि वहीं रास्ते में रामनगर बाईपास के पास उनकी कार सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टोहाना शहर की राम भतेरी, जो कि कबड्डी के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी हैं, अब सरकार की अनदेखी का शिकार बन गई हैं। राम भतेरी का कहना है कि सरकार खिलाड़ियों को नौकरी नहीं दे रही, जिससे खिलाड़ी घर बैठने को मजबूर हैं। साथ ही खेल मंत्री अनिल विज पर क्षेत्रवादी होने का आरोप भी लगाया और कहा खेल मंत्री सिर्फ अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। खेलना बंद करा दिया। खेलना तो बंद, आप उम्र रखनी पड़े, सारी उम्र तो कोई भी नहीं रखता। विभाग का कौन खेला, विभाग का बंद कर दिया। उम्र जायली की खेलने की गोड्डे तोड़ाई जाएगी है। फिर अब इसका घर का काम करती है। हाँ, घर का काम करती है, अपना शादी कराए दें और विभाग का क्या हुआ है। जो शुरू में चल रहा काम है अच्छे, उसके खेलना भावना और भी देश खेलेगा भाई। कोई नौकरी पाओगी आगे बढ़ा बढ़ेगा। कोई मैं 3-4 सालों के वर्ल्ड कप खेल दी ना, और टॉप मतलब 2-3 बार वर्ल्ड कप में बेस्ट रही हूँ, और 2-3 साल से मतलब ऑल इंडिया गोल्ड भी है मेरा। नेशनल कबड्डी में 2nd पोजीशन है। ये मतलब जो भी सर्टिफिकेट है और जो मेरे मतलब पोजीशन है, इनके लाते आज दिन सरकार ने नौकरी नहीं दी, वादे करे हैं। हालांकि मेरे माता पिता कह रहे हैं कि मतलब आप तक नौकरी नहीं मिली तो इस करके कि आगे आपकी शादी भी करनी है तो खेलना छोड़। 54वें फेमिना मिस इंडिया का खिताब हरियाणा की रहने वाली मानुषी छिल्लर ने अपने नाम कर लिया। पहली रनर अप जम्मू कश्मीर की सना दुआ और दूसरी रनर अप बिहार की प्रियंका कुमारी रहीं। यह कार्यक्रम मुंबई के यशराज स्टूडियो में हुआ। आपको बता दें कि मानुषी ने दिल्ली के सेंट थॉमस स्कूल और सोनीपत के भगवत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन से पढ़ाई की है। मानुषी हरियाणा से मिस हरियाणा भी रह चुकी हैं। छिल्लर अब चीन में होने वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस इंडिया के अलावा मानुषी को मिस फोटोजेनिक का अवार्ड भी मिला है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।